दिस कीवर्ड का दूसरा यूज होता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग कराना। अब सवाल आता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टर चेनिंग इज अ फैसिलिटी टू इन्वोक वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर। अब ये जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग है ये दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है इंटर क्लास, एक हो सकती है इंट्रा क्लास। इंटर और इंट्रा में फर्क समझते हैं? क्या मतलब होता है? इंटर का मतलब होता है बिटवीन क्लासेस, अगर मैं इंटर क्लास की बात करूं, और इंट्रा क्लास का मतलब होता है विद इन क्लास। तो जब हम दिस कीवर्ड की बात करते हैं, दिस कीवर्ड फैसिलिटेट इंट्रा क्लास कंस्ट्रक्टर चेनिंग। इंट्रा क्लास कंस्ट्रक्टर चेनिंग इज द फैसिलिटी टू इन्वोक वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ सेम क्लास। अब इसके लिए कुछ इस तरह का सिंटेक्स यूज किया जाता है। यहां पर हमने एक क्लास के कंस्ट्रक्टर से दूसरी क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कराने का सिंटेक्स लिखा है। अगर हम एक क्लास के एक कंस्ट्रक्टर से उसी क्लास का कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली इन्वोक कराना चाहते हैं, अभी तक अगर आपने ध्यान दिया हो, हम कंस्ट्रक्टर को कभी एक्सप्लिसिटली इन्वोक नहीं करते थे। हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर दिया जाता है। अब हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐसे लिख सकते हैं दिस, जो भी आर्गुमेंट्स आप पास करना चाहें वो। मान लीजिए आपके पास 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो आप 2 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। 3 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस को एक मेथड कॉल की तरह से लिखते हैं, इसका मतलब आप इस कंस्ट्रक्टर से इसी क्लास का कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कराना चाहते हैं। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कराना चाहते हैं वो पैरामीटर से पता चलेगा, आर्गुमेंट से पता चलेगा। यहां पर जब भी हम इस तरह से लिखते हैं तो ये जो दिस है ये हमारे इन्वोकिंग कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। अब पहला स्टेटमेंट क्यों होना चाहिए, इसके पीछे भी कोई कारण है तो आपको आगे जाकर कहीं पता चलेगा। अब मैं यहां पर पहले एक क्लास डिफाइन कर रहा हूं, उस क्लास के अंदर मैं दिस को कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए यूज करूंगा। आपको बताना उसकी क्या आउटपुट आएगी। यहां पर देखिएगा मैंने एबी क्लास को मॉडिफाई किया है। पहले की तरह से इसमें 2 डेटा मेंबर हैं, लेकिन इस बार मैंने कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोड किए। यहां पर मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैंने दिस को कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए यूज किया हुआ। अब इसका सिंटेक्स मैं पहले समझा देता हूं आपको। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसमें भी मैंने दिस लिखा है, यहां दिस नहीं लिखा गया है। यहां पर एक और स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। पहले की तरह से डिस्प्ले मेथड है, मेन मेथड है। अब की बार इस मेन मेथड में हमने 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके, दूसरा ऑब्जेक्ट 1 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज करके, और तीसरा ऑब्जेक्ट 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज करके। आपको ये क्लास नोट करनी है और अपनी नोटबुक पे लिखना है क्या आउटपुट आएगी, फिर जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। हाँ जी, कितने लोगों ने आउटपुट आइडेंटिफाई करनी है? केवल 5-6 लोगों ने आइडेंटिफाई की है। बाकी लोग कितने लोग अभी कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जिन लोगों ने आउटपुट आइडेंटिफाई की है वो मैच करेंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं वो देखेंगे कि वो क्या गलती कर रहे हैं, फिर उनको समझने में। एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? मेन मेथड से। मेन मेथड में सबसे पहला स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ abx इक्वल न्यू ab, यानी कि हम ab क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा ab क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट है।
जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, हर एक ऑब्जेक्ट के पास दो डेटा मेंबर होंगे ए एंड बी। यहां पर हमने दो डेटा मेंबर लिए हुए हैं। अब आपको इतना पता चल चुका है कि जब किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। अब अगर एक क्लास में ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हो तो कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, वो कैसे पता चलेगा? पैरामीटर से पता चलेगा। क्या यहां से पता चल रहा है कि हम कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक कराना चाह रहे हैं? पता चल रहा है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने इन्वोक कराया, मार्क कर लेते हैं। यहां से हम गए यहां पर। अब ये मार्किंग से हमें फ्लो समझने में आसानी होगी। यहां पर सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है दिस। आपको अभी भी बताया था कि अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कीवर्ड को एज ए मेथड कॉल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है उस कंस्ट्रक्टर से उसी क्लास का कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर इन्वोक कराना चाहते हैं। तो यहां से क्या पता चलता है हम इस क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक कराना चाहते हैं? टू पैरामीटराइज्ड। कैसे पता चला? दो वैल्यू है उसमें। लेट्स से यहां से कंट्रोल आया यहां पर दो वैल्यूज के साथ। यहां लोकल वेरिएबल है ए बी, जिनमें वैल्यू आ गई 2 एंड 3। यहां पर हमने लोकल वेरिएबल और डेटा मेंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए डेटा मेंबर के साथ दिस का यूज किया हुआ, वो आप समझ चुके हैं पहले से। हमने लिखा दिस डॉट ए इक्वल ए। इस स्टेटमेंट की वजह से जो हमारा ए डेटा मेंबर है इसमें 2 असाइन हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हमने लिखा हुआ है दिस डॉट बी इक्वल बी। इस स्टेटमेंट की वजह से इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू इस डेटा मेंबर में असाइन हो जाएगी। यहां पर ये दो असाइनमेंट स्टेटमेंट के बाद हमने एक प्रिंटर स्टेटमेंट लिखा हुआ है इनटू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले आउटपुट में आएगा इनटू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया। अब कहां जाएंगे? मेन में वापस जाएंगे। सी में आपने पढ़ा होगा जब हम किसी फंक्शन को इन्वोक कराते हैं तो कंप्लीशन के बाद कहां जाते हैं? जहां से वो इन्वोक हुआ था वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा। ये कंस्ट्रक्टर जहां से इन्वोक हुआ है कंट्रोल वहां वापस जाएगा। अब हमने वो समझने के लिए मार्किंग की हुई थी। ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, यानी कि ये कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। ये रिवर्स हुआ, यहां पर हम वापस आ गए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसका केवल ये स्टेटमेंट अभी कंप्लीट हुआ है, ये स्टेटमेंट अभी बचा हुआ है। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसकी वजह से आउटपुट आएगी इन डिफॉल्ट। अब हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया। अब कंट्रोल कहां जाएगा? मेन मेथड में, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर मेन मेथड से इन्वोक हुआ था। इस एक ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन में दो कंस्ट्रक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, डिफॉल्ट एंड टू पैरामीटराइज्ड। उसके बाद हमने इसके ऊपर डिस्प्ले मेथड इन्वोक कराया। डिस्प्ले मेथड ने डेटा मेंबर्स की वैल्यू प्रिंट कराई। प्रिंट हुआ इक्वल टू बी इक्वल 3। यहां तक दो स्टेटमेंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की वजह से एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा। मान लीजिए ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके पास भी दो डेटा मेंबर होंगे। अब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा? वन पैरामीटराइज्ड, क्योंकि हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं। लेफ्ट से दोबारा मार्क कर लेते हैं। इस बार यहां से यहां कंट्रोल आएगा। हमने एक वैल्यू पास की है 5। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने फिर दिस लिखा हुआ है 2 वैल्यूज के साथ। यहां से ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। अब की बार इसमें लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड 3। इन दो स्टेटमेंट्स की वजह से ये 5 एंड 3 डेटा मेंबर्स में असाइन हो जाएंगे। यहां पर 5, यहां पर 3। इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसकी वजह से प्रिंट होगा इनटू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीट कंट्रोल कहां जाएगा? वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, बिल्कुल सही बात, मार्किंग की हुई है। जहां से इन्वोक होगा वहीं पे वापस आएंगे। इस कंस्ट्रक्टर का भी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है, ये स्टेटमेंट बचा हुआ है। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसकी वजह से आएगा इन वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कंप्लीट। कहां जाएंगे? मेन मेथड में। मेन मेथड में वापस आ गए। इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए फिर दो कंस्ट्रक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, वन पैरामीटराइज्ड एंड टू पैरामीटराइज्ड। अब हमने इसके बाद डिस्प्ले मेथड कॉल कराया। डिस्प्ले मेथड ऑब्जेक्ट के दोनों डेटा मेंबर्स की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। आउटपुट आएगी a = 5 b = 3। जब इस स्टेटमेंट में पहुंचेंगे फिर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। मान के चलते हैं ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट है। इसके पास भी दो डेटा मेंबर होंगे। अब ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस बार कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा? टू पैरामीटराइज्ड। समझ में आने लगी है धीरे धीरे आपको बात। कंट्रोल जाएगा यहां पर कितनी वैल्यूज के साथ? 2, 10 एंड 20। इन दो स्टेटमेंट की वजह से ये दो लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में असाइन हो जाएंगी। यहां पर आ जाएगा 10 और यहां पर आ जाएगा 20। फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा जिसकी वजह से आउटपुट आएगी इन टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कंप्लीट। कहां वापस जाएंगे? मेन मेथड में। मेन मेथड से कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ था। इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए केवल एक कंस्ट्रक्टर ने पार्टिसिपेट किया। अब जब हम डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे डेटा मेंबर्स की वैल्यू प्रिंट होगी a = 10 b = 20। जिन लोगों की आउटपुट ये है उन्होंने सही सही कॉन्सेप्ट को समझा, उन्होंने सही सही फ्लो को समझा। अब जिन लोगों की आउटपुट ये नहीं है उन्हें समझ में आ गया होगा उन्होंने फ्लो को समझने में क्या गलती की। मैंने सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताई, हर एक स्टेप को मार्क करके बताया कौन सा कंस्ट्रक्टर कहां से इन्वोक हो रहा है, कैसे इन्वोक हो रहा है।